जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का सारा फार्मूला डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सब्जेक्टिव सवाल हो या तो ऑब्जेक्टिव सवाल हो, आप लोग थोड़ा आसानी पूर्वक उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो बात यह है कि इस वीडियो में आपको अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक का सारा फार्मूला एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। तो छोटा सा मैं आप लोगों के लिए एक बात लिखे हैं कि लोग कहते हैं कि इतनी रात हो गई, सो क्यों नहीं जाते। तो हम बोले कि हमारे सपने इतने बड़े हैं कि सोकर देखे नहीं जाते, ठीक ना। तो इसी शब्द के साथ हम लोग अध्याय नंबर 1 का जो फार्मूला देखते हैं कि पहला क्या क्या है। देखते हैं कि अध्याय नंबर 1 में क्या लिखा है कि वास्तविक संख्या, जिससे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि रियल नंबर, ठीक ना। यानी कि वास्तविक संख्या का पहला फार्मूला क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोग उसे क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर जो होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल जो होता है ना, तो वही फार्मूला होता है। जैसे कि हम लोग इस तरह करके जो भाग लगाते हैं, तो भाज्य को यहाँ रखते हैं, भाजक को यहाँ रखते हैं और भागफल को यानी क्यू को यहाँ रखते हैं, और रिमाइंडर जो शेषफल जो बचता है ना उसको नीचे, वो नीचे रहता है, ठीक ना। तो ये छोटा सा फार्मूला आपका था अध्याय नंबर 1 का पहला नंबर, ठीक ना। देखिए कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगा वहाँ। देखिए फार्मूला यहाँ भी लिखा गया है। तो कंडीशन देखना है कि क्या देखने को मिलेगा कि जहाँ आर का मान क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन आर से बड़ा नहीं होगा, ठीक ना। तो ये आप लोगों को देखना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा फार्मूला क्या इसमें है। दूसरा फार्मूला है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, हाँ, कि कोई जो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा उसमें आपको एलसीएम यदि दिया है, किसी का एचसीएफ भी दिया रहेगा, तो उसका कैसे निकालना है। तो हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं ना कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि दो संख्या अधिक किसी संख्या का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है और पहला संख्या इतना है, तो आप लोग दूसरा संख्या उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस फार्मूला से आप लोग बहुत ही आसानी तरह से उसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि छोटा सा मैं बात इसमें इंक्लूड कर दिया, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक ना। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 से होता है, ठीक ना। और पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि जिसमें धनात्मक संख्या भी मिला हो, ऋणात्मक हो मिला हो, साथ साथ में क्या हो, 0 भी इंक्लूड हो, उसे हम लोग इंटीजर आने की पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं कि थोड़ा सा सम संख्या जान लेते हैं। सम संख्या इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या क्या होता है कि जो संख्या जो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक ना, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग विषम नंबर, ठीक ना। विषम संख्या कहने का मतलब है कि ऑड नंबर, हाँ, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ये 3 से होता है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको हम लोग ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा था नंबर सिस्टम का बात। उसके बाद देखते हैं कि परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या आप लोगों को देखना है कि क्या है। कि परिमेय संख्या लिखा गया है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर, ठीक ना। ऐसी संख्या है जिन्हें हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिससे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जिससे हम लोग अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना। और कंडीशन क्या है कि जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य है। तो आप लोग देखना है कि सहअभाज्य क्या होता है। कहने का मतलब है सहअभाज्य, कहने का मतलब जैसे कि हम लोग 2/3 लिखते हैं, जिस कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसे अब इसको और सिंपलिस्ट फॉर्म इसे नहीं कर सकता, यानी कि वैसी संख्या जिसको हम लोग काट करके अब इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि देखते हैं कि 12/16 है, ठीक ना। तो ये अभी सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको 4×3=12, देखो 14 नहीं, यहाँ मतलब 16 लिखना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि 4×3=12, 4 का 3 बार में ये कट जाएगा और 4×4=16, ये हुआ सहअभाज्य संख्या, ठीक ना। ये सहअभाज्य संख्या हुआ कि अब इसको 3/4 को हम लोग और अब छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सहअभाज्य आप लोग जान गए। अब देखना है कि परिमेय संख्या का क्या क्या गुण होता है, ठीक ना। तो देखना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार का होता है या फिर अशांत आवर्ती का होता है। क्या होता है
कि शांत होता है या तो अशांत आवर्ती का होता है। तो आप लोगों को देखना है कि शांत किसका किसका होता है, ठीक ना, किस कंडीशन में शांत होगा, ठीक ना। जैसे कि आप लोग देखिए शांत का मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देना चाहता हूँ कि 1.25 आ गया, अब इसके बाद नहीं कटेगा तो यानी इतनी भी उस यदि संख्या खत्म हो गया कट करके तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे, ठीक ना। और अशांत आपको दो प्रकार को देखने के मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्या आवर्ती, एक मिलेगा आपको अनावर्ती। तो आवर्ती में क्या होगा कि आवर्ती में आपको जैसे कि मान के चलिए कि 2.3333 ये आपको रिपीट संख्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा रिपीट, ठीक ना। और और क्या मिलेगा कि अनावर्ती में क्या मिलेगा कि जैसे कि 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसे अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक ना। तो चलिए ये थोड़ा सा जान गए हम लोग। अब देखना है कि किस कंडीशन में दशमलव प्रसार शांत होगा और किस कंडीशन में दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो वो आप लोगों को देखना है, ठीक ना। देखिए कि परमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हो, तभी वो संख्या क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा, अन्यथा वो अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक ना। तो आप लोगों को देखना है कि जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल एक, हाँ जैसे कि देख लेते हैं कि 5 नहीं, चलिए हम लोग 151 मान लेते हैं, कितना 51/10 कितना है। यदि हम लोग ऐसे कहने का मतलब है कि ये p/q के फॉर्म में अभी है, q मेरा कितना है 10 है, यदि 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 से लगाएंगे तो 5 मिलेगा, यानी कि इसका गुणनखंड कितना मिला 2 और 5 के रूप में मिल गया, इसलिए यह संख्या क्या है ये शांत होगा, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखना है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आगे क्या फॉर्मूला है कि बी नंबर में क्या लिखे कि परमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का कहलाता है, यानी कि अशांत होगा, इसमें शांत नहीं अशांत आवर्ती का कहलाता है यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m, हाँ m लिखना पड़ेगा यहाँ, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे अशांत आवर्ती का बोलेंगे, ठीक ना। जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे कि हम लोग p/q के रूप में परमेय संख्या को लिखते हैं ना, q का बोला, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल 17/9, ठीक ना। इसको यदि हम लोग q का यानी कि q मेरा कितना है 9 है ना, तो q का यदि हम लोग इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 का लगा लेते हैं हम लोग तो 3 से लेगा 3 3 हुआ। कहने का मतलब है ये जो इसका जो गुणनखंड आया है ना ये आपको 3 मिल गया, यानी कि इसमें 2 और 5 का फॉर्म नहीं मिला, जिसके कारण ये अशांत आवृत्ति कहलाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अध्याय नंबर 2 को जानते हैं। अध्याय नंबर 2 को क्या बोलते हैं कि बहुपद, इसे हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक ना। तो बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c को हम लोग बहुपद बोलते हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, हाँ कि बहुपद px में x का अधिकतम घात ही बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है कि x का अधिकतम घात ही बहुपद कहलाता है, ठीक ना। तो ये आप लोग जान गए। अब देखना है कि किस हम लोग कंडीशन में रैखिक बहुपद बोलेंगे, किस कंडीशन में द्विघात बहुपद बोलेंगे, किस में त्रिघात बोलेंगे, ठीक ना। तो वो आप लोगों को देखना है कि देखिए क्या लिखा गया कि रैखिक बहुपद हम लोग कब बोलेंगे, जब x की अधिकतम घात, यानी घात का मतलब क्या बोलते हैं डिग्री, क्या बोल रहा था हाँ डिग्री, या तो उसे पावर भी आप लोग बोल सकते हैं, x की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक। हाँ उसके बाद देखना है कि द्विघात बहुपद कब बोलेंगे, जब x का अधिकतम घात कितना हो 2 हो, यानी कि 2 हो तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं त्रिघात क्या है। त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे, ये भी तो आसान है कि जिसका अधिकतम घात कितना हो 3 हो, यानी कि डिग्री 3 हो तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। ये भी हो गया। अब देखना है आगे, देखिए आगे क्या लिखा गया है कि किसी दो बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि रिलेशन देखना है कि क्या रहेगा, ठीक ना। देखिए लिखा गया कि माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसके लिए शून्यक अल्फा क्या होगा अल्फा और बीटा हो तो, हाँ तो देखना कि शून्यकों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अल्फा यदि बीटा हो तो हम लोग शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा कि -b/a
ए, ठीक ना, यानी कि माइनस बी बाय ए। तो ये हम लोग इससे हम लोग शून्यंक निकाल लेंगे, शून्यकों का योग इससे निकालेंगे, ठीक ना। अब देखना है कि शून्यकों का हम लोग गुणनफल कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो वो आप लोगों को देखना है कि शून्यकों का गुणनफल हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि अल्फा अल्फा गुना बीटा बराबर सी अपन ए होगा, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो आगे देखना है कि यदि 5वां नंबर में लिखा गया कि यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो तो बहुपद के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू में एक्स रहेगा, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 नहीं होगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में जो रहेगा इससे हम लोग के का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक ना। आगे देखना है अब विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्मूला है वो देखना है कि यदि पी एक्स तथा जी एक्स, क्या बोला गया कि पी एक्स तथा जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल, क्या बोला गया कि जी एक्स क्या हो कि नॉट इक्वल 0 हो, तो वह बहुपद जी क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। जहाँ क्या रहेगा कि जी एक्स नॉट इक्वल 0 होगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ देखना है कि क्यू एक्स और आर एक्स हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे नीचे लिखा गया। देखिए नीचे लिखा गया कि पी एक्स बराबर क्या होता है कि जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिखते हैं ना कि भाज्य बराबर, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका पी एक्स, ठीक ना। उसके बाद यहाँ हो जाएगा जी एक्स, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा क्यू एक्स, और लास्ट में ये शेषफल हो जाएगा आर एक्स, ठीक ना। तो इस तरह करके हम लोग एल्गोरिथम विभाजन से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अध्याय नंबर 3 को जानते हैं। अध्याय नंबर 3 में क्या लिखा गया कि दो रैखिक यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो पहले मैं आप लोगों को चर के बारे में बता देता हूँ कि चर और अचर जो होता है ना, चर का मान बदलते रहता है और अचर का मान सीमित होता है। चर में क्या रहेगा कि 1x 2y इस तरह करके मिलेगा, और अचर में क्या रहेगा कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 ये अचर में आता है, ठीक ना। इसका मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग अचर बोलते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को देखना है कि स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग कैसे लिखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, ठीक ना। तो वो देखना है कि वह समीकरण जिसे हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ बी वाई होगा, एक्स लिखा गया था कि बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक ना। जिसको हम लोग किस में व्यक्त कर सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो आगे देखना है 2 नंबर में क्या लिखा गया, ठीक ना। तो देखना है कि सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। क्या होता है कि सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किसको निरूपित करता है कि वो सरल रेखा को निरूपित करता है, ठीक ना। तो देखना है कि किस किस कंडीशन में सरल रेखा को संपाती होता है, प्रतिच्छेदी होता है या अद्वितीय रूप से अनेक हल होता है, उस तरह का कंडीशन को जानते हैं, ठीक ना। कि यदि सरल रेखा सभी ए एक्स प्लस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो, ठीक है ना। इस तरह करके जो कंडीशन रहेगा ना, तो वो हमको देखना है कि किस कंडीशन में हम लोग प्रतिच्छेदी या तो संगत या अद्वितीय रूप से अनेक हल होगा, ठीक ना। जहाँ आपको क्या मिलेगा कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल होगा b1 बाय b2 का, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं कि आगे आप संपाती रेखाएं किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। जहाँ क्या मिलेगा कि आपको a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 बराबर होगा c1 बाय c2। जहाँ इस तरह का यदि देखने को मिलेगा वहाँ क्या मिलेगा आपको संपाती रेखा है, संगत रेखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का वो शर्त बताएगा, ठीक ना। ठीक, अब देखते हैं आगे अब किस कंडीशन में समांतर को बोलेंगे, समांतर रेखाएं किस कंडीशन में होगा वो देखना है आपको, यानी कि पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको मिलेगा कि a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 और नॉट इक्वल होगा c1 बाय c2 का।
इस कंडीशन में आपको समांतर रेखाएं, असंगत रूप से अनेक हल, ठीक है ना, असंगत युग्म और कोई हल नहीं होने का शर्त बताएगा, जहाँ क्या मिलेगा आपको a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1/c2 का। तब इस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब हम लोग अध्याय नंबर 4 का फॉर्मूला को जानते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया कि द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। तो देखना है इसमें क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक ना। जो समीकरण आपको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे देखना है कि द्विघात समीकरण का क्या क्या कंडीशन और है। कि द्विघात समीकरण जो होता है ना वो शून्य के बराबर होता है। क्या? द्विघात समीकरण के मूल जो होता है ना वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। और देखना है आगे क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण को हल करने का हम लोग विधियां, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधि, यानी कि किस कैसे कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो पहला विधि क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं कि द्विघाती फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। द्विघातिक फॉर्मूला देखना है कि द्विघात समीकरण क्या बोले कि ax² प्लस होगा bx प्लस सी इक्वल 0 होगा, तो इसको हम लोग द्विघात बोलते हैं। तो इस तरह का समीकरण मिला तो हम लोग द्विघाती सूत्र से उसको कैसे हल करेंगे, ठीक ना। तो द्विघाती सूत्र से हम लोग क्या लगाएंगे, x यदि निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि -b प्लस रूट अंडर, पूरा रूट में है, रूट अंडर b² माइनस 4ac अपन 2a, इस तरह करके x का मान हम लोग निकाल लेंगे। इसमें आपको नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मान इससे मिलेगा और पॉजिटिव का यहाँ नीचे लिखे हैं, अलग अलग कर दिए हैं कि आप लोग एक ही में याद रख सकते हैं कि यदि हम लोग पॉजिटिव मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा कि -b माइनस रूट अंडर होगा क्या b² माइनस 4ac इक्वल 2a, ठीक। इससे हम लोग ऋणात्मक मान इससे निकलेगा। आप लोग देखिए, आप लोग एक ही में दोनों को रख सकते हैं कि x बराबर क्या लिखेगा कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपन 2a, यानी कि इसमें दोनों फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह करके भी लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि विवेकतर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका विवेकतर जो होता है ना उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac, ठीक ना। कि मूलों का प्रकृति बताना कि कब वास्तविक हल होंगे, कल समान हल होंगे और कोई हल नहीं होने का कंडीशन कब बताए। इसमें जैसे कि हम लोग अध्याय 3 में पढ़े ना, संपाती कैसे होगा, प्रतिच्छेदी कैसे होगा, असंगत रूप से कितना हल होगा, उस तरह का जो कंडीशन था ना, तो सेम वही कंडीशन इसमें है कि मूलों की प्रकृति बताना कि कब। देखना है क्या लिखा गया है कि दो भिन्न वास्तविक हल होने का क्या कंडीशन है कि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 से, बड़ा हो 0 का, ठीक ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा कि वास्तविक हल होने का कंडीशन को बताएगा। अब दो समान वास्तविक हल होने का कंडीशन क्या है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, ठीक ना। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, समान वास्तविक हल होने का कंडीशन को यह बताएगा। उसके बाद कोई हल नहीं होने का क्या कंडीशन बताएगा वो देखना है। यदि b² माइनस 4ac देखो बराबर होगा या तो इसमें, यानी कि ये देखो ये इससे 0 से मतलब ये क्या होगा कि देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। देखिए यहाँ क्या होगा कि b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0, है ना। इस दोनों से b से क्या होगा 0 को बड़ा होगा, जिसमें क्या होगा कोई हल नहीं होने का वो कंडीशन को बताएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अध्याय नंबर 5 को जानते हैं। अध्याय नंबर 5 में क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक ना। इसको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। तो एपी हम लोग कैसे कैसे बोलेंगे कि मतलब एपी का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि यदि कोई स्टेटमेंट आपको इस तरह का मिलेगा कि a1 प्लस a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, इस तरह का जो कंडीशन मिलेगा ना, तो इस तरह से कोई एपी निरूपित क्या कहते हैं उसे हम लोग एपी का व्यापक रूप कहते हैं या तो एपी का जनरल रूप बोलते हैं, ठीक ना। देखना है आगे क्या है कि a1 को हम लोग कैसे निकालेंगे कि a1 का क्या है कि प्रथम पद को हम लोग a1 बोलते हैं, सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं कि d1 बोलते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस जो बोलते हैं ना वो सार्वंतर होता है, ठीक। चलिए हम लोग द्विघाती, देखिए द्विघाती बोलते हैं, सॉरी।
यानी कि हम लोग देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक ना। जैसे कि डी निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जस्ट जैसे कि डी निकालने का फार्मूला आप देखना है कि क्या होता है ए टू माइनस बी ए1। उसी तरह यदि कहीं कहीं दिया रहेगा कि ए3 और ए2 दिया है, उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि जस्ट पहली वाला पद को दूसरे वाला पद से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो उससे हम लोग डी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ डी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि डी बराबर क्या होगा कि ए9 माइनस ए8 लिख सकते हैं आप लोग, हाँ, यानी कि पहली संख्या उसके बाद दूसरे बाद उसके बाद वाली संख्या, ठीक ना। चलिए अब हम लोग एनवा पद यानी कि अंतिम पद को जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अंतिम पद एनवा पद बोलते हैं। एनवा पद क्या क्या होता है कि ए एन को बोलते हैं या तो ए एल, दोनों बराबर ही है। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है कि ए1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये आपको इससे आप एनवा पद को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एन पदों का योग, जो एस एन फार्मूला होता है ना, वो क्या एन पदों का योग कहीं पूछ लिया जाए तो उसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो एन पदों का योग आप लोग निकाल सकते हैं कि एस एन बराबर क्या फार्मूला आता है कि n/2 हाँ इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ। इस तरह करके हम लोग एस एन को निकाल लेंगे। अब देखिए ऐसे निकालने का दो फार्मूला है, कहीं कहीं आपको एल दिया रहेगा यानी कि एनवा पद दिया रहेगा, तो उस समय आपको सारा फार्मूला लिखने का जरूरी नहीं है। आप लोग डायरेक्ट एस एन बराबर n/2 एनवा के पद के जगह आप लोग एल लगा दीजिएगा, उसके बाद प्रथम पद लगा दीजिएगा, इससे आपको एनवा पद निकाल ऐसे एस एन का योग निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए अध्याय नंबर 6 को नहीं डालें क्योंकि अध्याय नंबर 6 में क्या है कि वो प्रूविंग चैप्टर है, ठीक ना। जैसे कि आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछ लिया जाए तो उस तरह का जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं कि अध्याय नंबर 7 को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, ठीक ना। देखना है कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जो दूरी सूत्र होता है ना, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि दो बिंदुओं के बीच यदि दूरी दिया हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए दो बिंदु यदि ए और बी के बीच का दूरी पूछा गया तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला देखिए नीचे लिखा गया कि ए बी बराबर, हाँ, दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग क्या लेंगे, रूट अंडर, ये पूरा रूट में है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल होगा प्लस होगा y2 माइनस y1 का होल होगा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी का दूरी निकाल लेंगे, ठीक ना। अब आगे देखना है विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र देखना है। तो विभाजन सूत्र देखिए क्या लिखा गया कि सूत्र लिखा गया, इसको हम लोग सूत्र लिख देंगे विभाजन सूत्र, इसको हम लोग खंड विधि बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यदि कोई दो बिंदु के बीच का मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करना तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे कि आर का निर्देशांक कैसे निकालना है वो देखना है कि आपको कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपन होगा क्या m1 प्लस m2 का, ठीक ना। इससे हम x का मान निकलेगा, ठीक, या तो m1 का मान निकलेगा इससे। उसके बाद इससे देखिए x m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपन होगा क्या m1 प्लस m2, इससे आपको y का मान निकल जाएगा, है ना। निर्देशांक यानी कि निर्देशांक 0 y x y होता है ना, दोनों का मान इससे आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे देखना है, देखिए मैं चैनल का नाम भी लिख दिए हैं कि पीके स्टडी विद, सब्सक्राइब ना हो तो आप लोग कर ही दिए होंगे, यदि नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम देखते हैं आगे। आगे देखना है कि 3 नंबर में क्या है कि मध्य बिंदु आर का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना है कि मध्य बिंदु आर का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान फॉर्मूला है कि x1 प्लस x2 अपन 2 और y1 प्लस y2 अपन 2, इस तरह करके आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना है क्या फॉर्मूला कि 1 अपन x1 है, उसके बाद y2 माइनस y3 है प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1 है, उसके बाद प्लस होगा यहाँ प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक ना। तो ये तो लंबा फार्मूला हो गया। तो इसको कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि रखना है कि या तो 1/23 क्या रखना है कि 23 31 12, कितना रखना है 23 31 12। 23 31 12 कहने का मतलब है कि आप लोग 23 इससे याद कर लीजिएगा और 31 तो यहाँ से y3 माइनस y1 से, उसके बाद 12 y1 माइनस y2 से, ठीक ना। तो ये फार्मूला था त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्र निकालने के लिए।
आगे देखना है कि नोट में क्या लिखा है कि संरेखीय बिंदु का मान हमेशा क्या होगा, उसका एरिया 0 आएगा, ठीक ना। क्षेत्रफल कितना आएगा उसका, 0 आएगा, ठीक ना। तो आप लोग देखिए कि अध्याय नंबर 8 में पहुंचे हम लोग कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग किसे बोलते हैं वो देखना है कि त्रिकोणमिति क्या है कि गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके कोणों का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक ना। यानी समकोण त्रिभुज का हम लोग कोण का अध्ययन करते हैं और उसकी भुजा का अध्ययन करते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते ही हैं, तो थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ। तो ये समकोण त्रिभुज होता है ना, जैसे कि ये कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है यदि, उसके बाद यहाँ तो 90 डिग्री होता है, ठीक ना, 90 डिग्री ये होता है, उसके बाद ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। तो यही हम लोग कोण का अध्ययन करते हैं और इसके भुजाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति का अनुपात को देखना है कि त्रिकोणमिति का रेशियो क्या होता है। साइन ए बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच बोलते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, जिसको हम लोग बी बटे एच बोलते हैं। टेन का क्या होता है कि लंब बटे आधार, इसको बी बटे एच बोलते हैं, ठीक ना। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कि आधार बटे लंब, जिसको हम लोग बी बटे पी बोलते हैं। उसके बाद देखिए सेक का क्या है, सेक का है कि कर्ण बटे आधार, इसको हम लोग एच बाई बी बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए लास्ट में कौशेक का, कौशेक का क्या होता है कि कर्ण बटे लंब, जिसको पी बटे हम लोग पी बटे बोलते हैं, एच बटे पी बोलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ चलिए आप लोग देख लीजिए इसको। आगे देखना है, अब देखना है कि हम लोग इसका जो टेबल होता है ना कैसे याद रखते हैं कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, वो आप लोगों को देखना है इसमें। देखिए कि एंगल ऊपर में लिखा गया, उसके बाद देखिए हम लोग त्रिकोणमिति उसका अनुपात भी लिखे हैं यहाँ। देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद 30 डिग्री का 1/2 होता है। उसके बाद 45 का 1/√2 होता है। उसके बाद 60 का √3/2 होता है और 90 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कॉस का भी वही है, कॉस का 10 का भी लिखा गया है यहाँ। 10 का क्या होता है, 10 का भी लिखा गया, कॉट का भी है, उसके बाद कॉसेक का भी लिखा गया और कॉट का भी है, ठीक ना। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखना है कि कुछ सम मोर त्रिकोणमितिक फॉर्मूला है ना, वो देखना है कि आपको कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें अधिकतर उपयोग होने वाला है। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2 में, यानी क्या एक्सरसाइज 8.2 में जो पढ़ते हैं ना, देखिए कि क्या है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, या इसमें थीटा लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये इस तरह का जो फार्मूला होता है ना, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये सारा इसमें फार्मूला लिखा गया है। लास्ट में देखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। और टेन ए इंटू कॉट ए का मान 1 होता है, ठीक ना। यानी कि एक अपोजिट त्रिकोणमिति का अनुपात का जो हम लोग बट्टे कर देंगे तो उसका हमेशा 1 होगा, ठीक ना। हाँ तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ना, यानी कि अध्याय नंबर 9 में क्या है कि ऑल फार्मूला अप्लाई होता है 8 का, ठीक ना। 8 का ही फार्मूला इसमें उपयोग होता है। तो छोटा सा मैं आपको 9th का चैप्टर 9 का थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ कि मान के चलिए कि कोई थीटा यहाँ है, इसमें अवनमन और उन्नयन पूछता है। क्या पूछता है, यदि कोई आदमी नीचे से देख रहा है तो उसे हम लोग उन्नयन कौन बोलते हैं, ऊपर देखता है उसे अवनमन बोलते हैं, ठीक ना। वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखना है कि अध्याय नंबर हम लोग 10 को जानते हैं कि 10 में क्या क्या फॉर्मूला उपयोग होगा। इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वृत्त बोलते हैं, ठीक ना, सर्कल। देखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से, अब हम लोग अध्याय नंबर 10 को जानते हैं, ठीक ना। अध्याय नंबर 10 का क्या है, वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, ठीक ना। कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए कोई वृत्त है, सर्कल है, ठीक ना। ये मान के चलिए ये रेडियस आर है, हाँ इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। और इसके स्पर्श रेखा से आने की, चलिए अब अध्याय नंबर 10 का हम लोग देखते हैं। अध्याय नंबर 10 में क्या है, अध्याय नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक ना। तो वो देखना है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला उपयोग होने वाला है। देखिए क्या लिखा गया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक ना। मान लेते हैं कि कोई वृत्त ऐसा है जिसमें मान के चलिए ये
मान के चलिए कि ओ बिंदु है, यहाँ से कोई त्रिज्या इसका जो ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पी है, इसमें आसपास रेखा हम लोग को खींच देते हैं कि एम एम। तो इस पर जो आसपास रेखा जो खींचते हैं ना वो क्या होता है कि त्रिज्या पर वो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बाह्य बिंदु से क्या लिखा गया है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई वृत्त ऐसा है, ठीक ना, ऐसा है, इसमें हम लोग आसपास बाह्य बिंदु से हम लोग कोई आसपास रेखा खींच दिए। मान के चलिए कि ये मेरा P है, ये A है, और ये B है। कह रहा है कि क्या होता है कि बाह्य बिंदु से जिसको हम लोग खींचते हैं उसका लंबाई बराबर होता है। कहने का मतलब है कि AP बराबर होगा किसका, AP बराबर होगा PB का। PB बोलो या तो PA बोलो, ठीक ना। इस तरह करके आप लोग देखिएगा। 11 क्या वो तो रचना है, रचना का क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको, रचना से आप लोग वही रचना ऐसे पूछाएगा, उससे आप लोग निकाल लीजिएगा कि कितना डिग्री कितना लंबा पर कोई वृत्त खींचा गया, उस तरह करके जो भी बात रहेगा उसमें मिलेगा आपको। अब देखना है कि अध्याय नंबर 10 को पढ़ते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है, कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वो आप लोग को देखना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये उपयोग होने वाला है, इससे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है ये सब फॉर्मूला से ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है वो देखना है कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ठीक ना। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखना है जो सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड जैसे कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, उसके बाद ये जो काटा हुआ रहता है ना इसको हम लोग त्रिज्यखंड जैसे को बोलते हैं। वृत्तखंड जो ये भी इसी तरह का होता है। देखना है कि लघु त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल कैसे, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा बटा 360 इंटू πr²। इससे हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। ये थीटा है, थोड़ा आप लोग देखिएगा। चलिए ऐसा इस तरह करके हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। उसके बाद देखना है कि लघु त्रिज्यखंड का क्या परिधि हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या परिधि, इसका भी फॉर्मूला क्या है कि θ/360 इंटू 2πr। हाँ, परिधि पूछेगा तो π² नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा कि θ/360 इंटू 2πr। यदि परिधि पूछा जाएगा तो आप लोग 2πr लगाइएगा, यदि क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो उसमें r² कर देगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना, तो उसमें ये जोड़ देना है, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, उसमें 2 को नहीं होता है ना, उसी तरह आप लोग इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक। इससे आप लोग रिलेशन करके आप लोग किस तरह याद रख सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, तो लघु का मतलब छोटा है तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, ठीक ना। उसमें छोटा त्रिज्यखंड का अध्ययन करते हैं थे और इसमें करेंगे बड़ा का, ठीक ना। तो देखना है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि 360, कितना, थीटा की जगह कितना मिलेगा आपको, 360 माइनस थीटा, ठीक। 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू 2πr, ठीक। इसका क्या था, परिधि था। इसी तरह आप लोग क्षेत्रफल का इसमें क्या करना है कि 2 को हटा करके यहाँ स्क्वायर कर देना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वो भी देखिए नीचे लिखा गया, क्या लिखा गया कि 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुना πr²। इससे आप लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकल गया, लघु नहीं दीर्घ हुआ, ठीक। अब देखना है कि वृत्त खंडों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या कि वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखना है और माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना, उस तरह करके आप लोग इससे मान निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अध्याय नंबर 30 यानी कि 13 का, ठीक ना। तो ये सब अध्याय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर एक मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल तो इससे बनता ही बनता है, प्लस में क्या सब्जेक्टिव भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखना है कि अध्याय का नाम क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ठीक ना। एरिया और वॉल्यूम के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक। देखना है घन क्या होता है, घन क्यूब, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब, ठीक ना। तो घन की भुजा की लंबाई ए होता है, या कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। घन का आयतन क्या होता है, a³ यानी कि भुजा गुना भुजा यानी कि क्या बोलते हैं, a³ हाँ,
क्यों कहने का मतलब है कि भुजा को 3 बार गुना करना है, ठीक। इससे आप लोग आयतन इसका निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं कॉम्बॉइड, इसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ क्या होता है वो देखना है। घनाभ में देखिए लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई भी होता है, ठीक। इसको हम लोग 3D आकृति भी बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, 3D आकृति। देखिए 2D और 3D आकृति क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसको हम लोग 2D आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D आकृति, ठीक। और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसको हम लोग 3D आकृति बोलते हैं, ठीक ना। तो घनाभ कैसा आकृति है? वो 3D आकृति है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। देखना है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक। और घनाभ का आयतन क्या होता है कि एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक। तीनों को गुना कर देते हैं, तीनों भुजा को। उसके बाद देखना है सिलेंडर यानी कि बेलन क्या होता है। तो बेलन आप लोग ऐसे जानते होंगे, तो ये बेलन होता है, ठीक ना। इस तरह करके जो बेलन होता है ना, तो ये बेलन होता है, ठीक। ये इसका त्रिज्या होता है, ठीक। तो बेलन सिलेंडर भी जान गए। सिलेंडर का देखना है कि फार्मूला क्या क्या लगता है इसमें। तो बेलन क्या होता है? देखिए बेलन की त्रिज्या आर होता है, ऊंचाई एच होता है, ठीक। और देखिए बेलन का क्या है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई आर एच। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच, ठीक। उसके बाद देखना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए यहाँ थोड़ा लिखा गया कि यहाँ होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होगा कि 2 पाई आर। देखिए संपूर्ण में क्या होगा कि 2 पाई आर। देखिए इसमें क्या लिखा गया कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, थोड़ा मतलब रंग हो गया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई आर एच क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। ये संपूर्ण निकल जाता है। कहने का मतलब है जो सिलेंडर ऐसे होता है ना, तो नीचे एक वृत्त जुड़ा हुआ था, ऊपर होता है। तो संपूर्ण निकालेंगे तो पहले हम लोग वक्र का क्या लगाते हैं 2 पाई आर एच, और दो वृत्त को जोड़ेंगे, एक ऊपर का वृत्त एक नीचे का वृत्त, जिससे क्या निकल जाएगा संपूर्ण सिलेंडर का क्षेत्रफल, ठीक। देखना है कि इसका आयतन क्या होता है, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है वो देखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। आगे देखना है शंकु, जिसको हम लोग कोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु क्या होता है वो देखना है कि शंकु इस तरह का जो होता है ना, बस इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। इस तरह का आकृति जो होता है उसको शंकु बोलते हैं। शंकु की त्रिज्या एच, देखो त्रिज्या एच, ऊंचाई है उसके ऊंचाई एच हो गया। अब हम लोग शंकु को पढ़ते हैं। तो शंकु का शेप कैसा होता है, क्या करते हैं आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये शंकु हो गया, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं ऊपर से भी, ठीक। तो देखना है ऐसे कि शंकु में देखो, शंकु में त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई भी होता है, ठीक ना। ये भी हो गया। शंकु का देखना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। ये होता है संपूर्ण। उसके बाद देखिए इसका आयतन क्या होता है कि 1/2 पाई आर स्क्वायर एच निकल जाएगा शंकु का। शंकु का क्या निकल जाएगा? इससे आयतन निकल जाएगा, ठीक ना। तो जहाँ देखिए एल बराबर क्या होगा फार्मूला, एल बराबर होगा कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। इससे हम लोग एल निकाल लेंगे। अब देखना है इस पे यानी कि गोला को पढ़ते हैं। तो गोला क्या होता है वो देखना है, ठीक ना। तो गोला तो आप लोग जानते हैं, गोला का त्रिज्या देखिए क्या होता है आर, ठीक ना। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखना है कि गोले का आयतन क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक ना। आयतन में क्यू होगा, ठीक। देखिए फिर आपको चैनल का नाम मिला, ठीक ना। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखना है अर्धगोला क्या होता है। इसको हम लोग हाफ स्पेयर बोलते हैं, इसको हेमी स्पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी स्पेयर, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हाफ स्पेयर क्या होता है कि अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या आर होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। उसके बाद देखना है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण निकल जाएगा अर्धगोला का। अर्धगोला का आयतन क्या होता है कि 2/3 पाई आर क्यू, ठीक। चलिए अब हम लोग शंकु का छीनक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? शंकु का छीनक के बारे में पढ़ते हैं कि शंकु का छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई एल इंटू होता है बड़ी आर प्लस छोटी आर, ठीक ना। ये R1 प्लस R2 भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका देखना है कि शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो देखना है। क्या होता है कि पाई एल R1 प्लस R2, इसको R1 भी लिख सकते हैं आप लोग, R1 प्लस R2 या तो आर बड़ी आर प्लस छोटी आर। उसके बाद पाई लिखना है इंटू में, उसके बाद बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर, यानी कि इसको R2
R1 प्लस R2 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। अब शंकु का आयतन क्या होता है वो देखना है कि शंकु का आयतन क्या होता है कि 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू होता है आप बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस R1 या R2। देखिए बड़ी आर छोटी आर कहने का मतलब है कि आप लोग R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना, प्लस क्या R1 प्लस R2, ठीक। इस तरह करके आप लोग याद कर लीजिएगा। जहाँ क्या रहेगा L बराबर कई उसका ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई जहाँ दिया रहेगा उसको कैसे निकालना है वो देखना है कि R बराबर क्या रहेगा, नहीं R बोलते हैं L बराबर कि R1 प्लस R2 का होल रहेगा, उसके बाद प्लस में एच स्क्वायर करके आप लोग L निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आप हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अध्याय 14 इसको स्टैटिक्स बोलते हैं, यानी सांख्यिकी, ठीक ना। इससे आपको क्या पूछा जाएगा कि वर्ग चिन्ह आप लोग कैसे निकालते हैं, माध्य माध्यक बहुलक के बारे में आपको इसी में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो देखना है कि वर्ग चिन्ह कैसे लिखते हैं हम लोग, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपन 2 होता है, इससे हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, ठीक ना। और परिसर क्या होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उसको हम लोग परिसर बोलते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि माध्य को कैसे निकालते हैं कि माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परीक्षणों का योग अपन होता है क्या, परीक्षणों का कुल योग, ठीक ना। इसे हम लोग माध्य निकाल लेंगे। उसके बाद बारंबारता क्या होता है वो देखना है कि बारंबारता क्या होता है कि जो अधिक बार आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, ठीक ना। और माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा FI/XI अपन होता है कि सिग्मा FI/XI, ठीक ना। यह होता है माध्य का फॉर्मूला, यह आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रत्यक्ष विधि हुआ, क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधि। और भी होता है काल्पनिक विधि होता है, उस तरह करके चलिए वो अलग हुआ, लेकिन अधिकतर इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बनाते हैं, ठीक ना, प्रत्यक्ष विधि से ही बनाते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है कि बहुलक का फॉर्मूला होता है कि L प्लस होता है F1 माइनस F0 अपन होता है कि 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है किसका, H का, ठीक ना। तो ये फार्मूला होता है बहुलक का, जो आप लोग यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। बहुलक का फार्मूला ये है कि L प्लस F1 माइनस F2 बट्टा है टू F1 माइनस F2 माइनस। चलिए अब हम लोग बहुलक का फॉर्मूला देख लेते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है कि L बराबर, हाँ कि L बराबर होता है कि F1 माइनस F2 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक ना। थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ लिख देते हैं क्या लिखा है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो देखना है कि L प्लस होता है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि L प्लस होता है F1 माइनस F0 कितना होता है, F1 माइनस F0 अपन होगा 2F1 माइनस F0 माइनस होगा F2 और इंटू में क्या रहता है, इंटू में H रहेगा, ठीक। तो इससे हम लोग बहुलक निकाल लेंगे, ठीक ना। तो जहाँ L बराबर क्या बोलते हैं, L बराबर हम लोग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं, इसको निचली सीमा बोल सकते हैं। H को क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल का माप बोलते हैं, ठीक ना। F1 किसको बोलते हैं कि बहुलक की बारंबारता को F1 बोलते हैं, और F0 किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को F0 बोलते हैं, और F2 किसको बोलते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता को हम लोग F2 बोलते हैं, ठीक ना। तो इससे हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। उसके बाद देखना है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है कि L प्लस होता है N2 माइनस F2 माइनस CF, क्या होता है CF, ठीक, इंटू में H होता है। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग माध्यक निकाल लेंगे, ठीक ना। देखिए जहाँ क्या होता है कि L बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है कि L बराबर देखना है कि L बराबर क्या होता है कि L बराबर होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि निचली सीमा, ठीक। उसके बाद N परीक्षणों का संख्या होता है। अब देखना है कि CF क्या होता है, क्या CF क्या होता है कि लिखा गया है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं, ठीक ना। तो CF बराबर देखना है क्या है कि F बराबर हम लोग वर्ग की बारंबारता को H बराबर उसका माप बोलते हैं, तो ऊपर में देख लीजिए। उसके बाद देखना है कि अब हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक भी कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं कि यदि अवर्गीकृत आंकड़ों में आंकड़ों की संख्या विषम है तो विषम का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे,
n+1/2 कर देंगे तो ये विषम का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखना है कि यदि आंकड़ा सम में है, क्या है कि सम में है तो इवेन नंबर में है तो उसका हम लोग मीन कैसे निकालेंगे वो देखना है, ठीक है ना। तो यदि देखो यहाँ n/2 प्लस इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ भी 2 होगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये 2+1 और पूरे पर 2 है, ठीक ना। यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिखे थे कि सम संख्या जब रहेगा तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, n/2 रहेगा, ठीक। उसके बाद प्लस लिखना है, उसके बाद n/2 + 1 ब्रैकेट करना है और पूरे पर बटे 2 करना, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग विषम से आंकड़ों यदि अवर्गीकृत आंकड़ा का क्या निकालेंगे, माध्यक निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी, अंतिम अध्याय, ठीक। प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रायिकता यानी अध्याय 15, ठीक ना। तो देखना है कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि प्रायिकता को हम लोग शॉर्ट में पीई भी लिख देते हैं, ठीक ना। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या आता है वो देखना है। सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक ना। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। अब देखना है कि प्रायिकता का थोड़ा सा कंडीशन जो एग्जाम में पूछता है तो आपको पूछा जाएगा कि पी यानी कि पी यानी कहने का मतलब है कि प्रायिकता होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना, ठीक। उसके बाद देखिए लिखा गया कि दूसरा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0, ठीक। और लिखा गया कि प्रायिकता पीई प्लस पी नॉट, यानी कहने का मतलब है कि पी होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है, इसको हम डबल लिख दिए, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग निकाल सकते हैं इससे। अब देखते हैं, कहते हैं कि फाइनली हम इस वीडियो में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक का सारा फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग तो खुद देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात लिखे हैं कि हर उस चीज से नाता तोड़ दो। क्या बोले हैं कि हर उस चीज से नाता तोड़ दो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है, ठीक ना। तो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो तो उसे आप लोग, यदि आपको सफलता की राह में यदि वो बाधक है तो उसे आप लोग वहां से हटा दीजिएगा, ठीक ना। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग इसे कमेंट में भी जरूर बताइएगा, ठीक ना। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो आप लोग सेंड कर ही दिए होंगे, नहीं किया तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक ना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।